नमस्कार। देश रोजाना के कार्यक्रम सीधी बात में आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ आपके साथ मौजूद है जो जिले की राजनीति में शैशव काल प्रारंभ कर चुके हैं। कहें तो राजनीति की शुरुआत किए हुए लगभग उनको सक्रिय शुरुआत किए हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। हालांकि उससे पहले वे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं राजीव कत्याल। शहर का जाना माना, इलाके का जाना पहचाना नाम है। वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, पलवल और फरीदाबाद अदालत में प्रैक्टिस करते हैं और इसके साथ साथ राजनीति की अच्छी पकड़ भी है। तो आज उनसे हम उत्तर प्रदेश चुनाव, हरियाणा सरकार, जिसको कि हरियाणा सरकार को संभाले हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, और साथ साथ क्षेत्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय राजनीति, इस सब पर चर्चा करेंगे। राजीव कत्याल जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। सीधी बात शुरू करते हैं आपसे जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। पलवल ब्रिज के एरिया में आता है। अलीगढ़, बुलंदशहर, जेवर, मथुरा, छाता, मांड, इन सीटों को पलवल काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। पलवल के राजनेता भी काफ़ी जा रहे हैं। आपको क्या स्थिति लगती है वहाँ की? देखिए संजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है जी। और इस लिहाज से यह देश का सबसे बड़ा चुनाव है। जनता पर भी जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जनता को देखभाल कर इस चुनाव के माध्यम से सरकार को चुनना है, क्योंकि इस चुनाव का जो असर पड़ेगा पूरे देश की भविष्य के जो देश का फ्यूचर है उस पर पड़ने वाला है। जी। जैसा मैंने महसूस किया, पिछले 5 वर्ष से भाजपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भाजपा की सरकार का नेतृत्व करते हुए उत्तर प्रदेश में बहुत विकास कार्य किए। जी। तो आज उसका ये परिणाम है कि वो दोबारा पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। खैर, विकास की बात तो वहाँ के पार्टी के नेता अधिक बताएंगे। हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं कि विकास कहीं नहीं है। खैर, मैं बात करूंगा मुद्दों की सीधे जो हमारे से जुड़े हुए हैं, खासकर ब्रिज भूमि से और हरियाणा से जुड़े हुए, जो यूपी को प्रभावित करेंगे। किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश में। आपको क्या लगता है कि किसान आंदोलन कहाँ तक प्रभावित कर रहा है? देखिए, मेरा अभी पिछले कुछ दिनों में अपने हमारे पलवल के साथ लगते मथुरा का जो क्षेत्र है वहाँ पर जाना हुआ, और काफ़ी किसानों की संख्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा है और जाट मतदाता भी काफ़ी है। तो मैंने वहाँ जाकर फील किया, मैंने लोगों से पूछा भी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं। किसान मुद्दा था, उस समय किसान आंदोलन चला। कुछ लोगों ने किसान भाइयों को पथ भ्रमित करने की कोशिश की, जो कि असफल कोशिश थी। लेकिन मोदी जी का जो उद्देश्य था, हमारे प्रधानमंत्री जी का, वो किसानों की आय दुगना करना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने जो 3 कृषि कानून लाए थे, चलिए मैं आज उस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन जैसा कि किसानों की मांग थी कि उन तीनों किसान कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तो हमारे देश की सरकार ने, हमारी पार्टी ने उनकी बातों को मानते हुए वो कृषि कानून वापस भी लिए और एक कमेटी का भी गठन किया कि जो आगे चलकर एमएसपी पर भी फैसला लेगी, उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी बैठेंगे। जी। तो जहाँ तक बात है, हर समझदार आदमी समझता है कि जब किसानों के खुद के प्रतिनिधि साथ उस कमेटी में बैठेंगे और फैसला लेंगे कि कितना फसल का मूल्य होना चाहिए, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, तो नाराजगी की अब कोई बात नहीं है। इसीलिए आज उस मुद्दे का कोई असर नहीं है। तो मतलब आपको लगता है कि किसान आंदोलन और किसान जी चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे? देखिए, किसान पहले से भी, भाजपा की जो प्रचंड जीत हुई थी, जो बहुमत मिला था, उसमें भी पहले किसानों का बहुत बड़ा योगदान था, और आज भी किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। क्योंकि जो हमारे देश की, हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, उसमें अगर आप देखेंगे, मोदी जी ने किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए एक किसान सम्मान निधि के नाम से भी एक, अगर आप देखेंगे, एक योगदान देना शुरू किया है, जो हर महीने 500 रुपये और साल में 6000 रुपये के हिसाब से किसानों को योगदान दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। तो हमारी पार्टी की जो नीति और नीयत है, वो किसानों के 1 मिनट के लिए भी किसी भी तरह से किसानों के खिलाफ नहीं है। इसीलिए किसान भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट नहीं करेगा, ये मुझे पूरी आशा है। ये बात तो किसानों की हुई। अब मैं सीधे सीधे जाट समाज पर आता हूँ। जी जी। इन सभी जिलों में और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को जाट काफी प्रभावित करता है। जाट समाज से आपके परिवार का भी अच्छा नजदीक का रिश्ता रहा है और मैं समझता हूँ आपके उनकी नब्ज को जानते हैं। क्या लगता है, जाट कितने नाराज रहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात खड़ी कर देंगे या बीच में छोड़ देंगे? संजय जी, ऐसा है,
जैसा कि आपने ठीक बोला, हम भी अलावलपुर गांव से संबंध रखते हैं। हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है और उसमें सबसे ज़्यादा जाट मतदाता हैं। और हमारी तो राजनीति का अगर मैं बोलूँ, आधार भी बोलूँ, तो जाट मतदाताओं से, जाट भाइयों की वजह से ही हमारी राजनीति की शुरुआत हुई और उनका सहयोग हमें पहले भी रहा और आज भी उनका सहयोग है। तो इसलिए हमारे जाट मतदाताओं से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो मेरी सबसे बात भी होती रहती है। तो जैसा कि मुझे पता, पहले भी मैंने बताया कि मैं जब आसपास के इलाकों में गया भी और दूरभाष के माध्यम से भी मैंने बात की, तो जाट मतदाता ये हमारे जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश जी और साथ में जो रालोद के प्रमुख हैं आरएलडी के जयंत चौधरी जी, ये लोगों को पथभ्रमित कर रहे हैं। ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाट मतदाता बीजेपी के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं है। सबको पता है, अच्छे से पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। उनके नेतृत्व में ही, भाजपा के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश तरक्की कर सकता है। उनको ये मालूम है कि जो पिछले 5 वर्ष थे, जो योगी सरकार से पहले के 5 वर्ष थे, किस तरीके वहाँ भय और असुरक्षा का माहौल था जी। ये जो शरारती तत्व हैं, कैसे दंगे भड़काकर, कैसे अपने हित साधने के लिए सरकारी साधनों को, देश के साधनों को दुरुपयोग कर रहे थे। इसीलिए किसानों में और जाट समुदाय में आपकी बात काट रहा हूँ जी। राष्ट्रीय लोकदल की रैली थी कल हापुड़ में जी। जयंत चौधरी ने वहां पे एक बात कहा, अभी आपने बोला कि जातीय संघर्ष या दंगों की बात आपने छेड़ी जो जी, आपकी पार्टी के गृह मंत्री भी वहां पर जाकर यही बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख कह रहे थे कि लोगों को वो याद नहीं है, अब तो लोगों को लखीमपुर खीरी याद है, जो किसानों की छाती पर जीप चढ़ाई थी जी। क्या आपको उस घटना का अफसोस है? देखिए, अगर कुछ भी गलत हुआ तो हर देशवासी को उसका अफसोस होना चाहिए। अगर कुछ भी गलत हुआ, मैं अभी वो कोर्ट के संज्ञान में है मामला, उस पर कार्रवाई, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो मुझे वो बोलने का कोई हक नहीं है इस बारे में, जब तक उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हो के चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन मैं इतना जरूर बोलूँगा, अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसका हम सबको खेद होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर बोला कि लखीमपुरी का याद रहना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयंत चौधरी तो अपने हित साध रहे हैं। अगर उनको जाट समुदाय से इतना प्यार होता तो आज जो उन्होंने टिकटें बांटी हैं, अगर आप टिकट वितरण में देखें तो उन्होंने जाट समुदाय को कितनी टिकटें दी। उन्होंने जो टिकटें बांटी उसमें सपा के जो प्रत्याशी थे, सपा के जो कार्यकर्ता थे, उनको ही उन्होंने पाला बदल के अपनी पार्टी से टिकट दे दिया। तो ये तो इनकी आपस की सेटिंग है। इनको लग रहा है ये सेटिंग करके इस तरीके से भाजपा को रोक पाएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। चलिए, ये बात उत्तर प्रदेश की हुई और चुनाव परिणाम सामने आएगा तो आपकी भी, जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ भागीदारी आपकी भी है। बिल्कुल। बात करते हैं हरियाणा के। आप युवा हैं, युवा चेहरे हैं। नौकरियों को लेकर के हरियाणा के अंदर और सारे देश में रहा है, पर हरियाणा के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहा है हमेशा। जब नौकरी नहीं मिलती तो छोकरी भी नहीं मिलती, कहते हैं शादी भी नहीं होती, बड़ी मुश्किल आती है जी। और अब एक बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं इस सरकार में कि नौकरियों में, आपकी सरकार तो कहती है कि बिना पर्ची और बिना खर्चे की सरकार है, लेकिन हर बार भर्तियां रद्द होती हैं, हर बार पेपर लीक होते हैं, मुकदमे दर्ज होते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात शुरुआत करी। मैं इस मुद्दे पे खुद भी बोलना चाहूँगा कि जैसा आपने खुद बताया कि बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार है। हमारी सरकार कहती है कि नौकरियों में बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार दिया जाता है। तो ये खाली हमारी सरकार नहीं कहती, ये हम नहीं बोल रहे, ये पूरा हरियाणा बोलता है। पूरे देश में इस बात को माना गया है कि हरियाणा एक ऐसा पहला प्रदेश है जहां पर बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी बायस्ड होके रोजगार दिया जा रहा है। बच्चे परीक्षा परिणाम जो आते हैं उसके अनुसार लगाए जाते हैं। लेकिन आपने जो भी बोला कि कुछ परीक्षाओं में कुछ धांधली हुई, अगर आपको ऐसा महसूस हुआ तो आप ये भी देखेंगे कि अगर किसी परीक्षा में कोई धांधली का आरोप आया तो ये हमारी सरकार ही है जिसने उस परीक्षा को कैंसिल किया, उसको रद्द किया। अगर हमारी सरकार की नीयत में कुछ कमी होती, अगर कोई नीयत में कोई, अगर आपको लगता है कोई भ्रम होता, कुछ और होता, तो वो उस परीक्षा को कैंसिल ना करते, रादर उस परीक्षा के माध्यम से बायस्ड लोगों को चुन के आगे रोजगार देते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो भी परीक्षाओं पे आरोप आया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कहा कि वो परीक्षाएं कैंसिल की जाएं और उस पर जांच भी की जाए। अगर किसी का नाम सामने आया तो उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए जी। तो ये बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की, जो हमारे हरियाणा सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, बहुत नेक नियति से चल रहे हैं और बिना किसी लाग लपेट के दूध का दूध और पानी का पानी करवाने की बात उन्होंने हमारे अधिवेशन उसमें सेशन में भी बोली। आप कह रहे हो कि नौकरियां पारदर्शी भी हैं जी, और नौकरियां मिल भी रही हैं जी। विधानसभा के अंदर
आपने देखा होगा कि एक व्हाट्सएप चैट बड़ी जोर से चली थी, और दूसरी बात एक और आई थी कि एक सर्वे में कहा गया कि हरियाणा रोजगार देने में सबसे पीछे है, बेरोजगारी दरों में सबसे आगे है। देखिए ऐसा है, आंकड़ों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है। तो जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा में रोजगार जितनी भर्ती हरियाणा में अब हो रही है, महिलाओं की अभी कांस्टेबल की भर्ती हुई, हाँ 6500 भर्ती जो 6500 भर्ती हुई, ये तो आपके सामने अभी ताज़ा उदाहरण है। उससे पहले सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की गई। हमारा पलवल क्षेत्र है, हमारे पलवल क्षेत्र के भी ग्रामीण इलाकों से भी लोग लगे। हालांकि अभी तो किसान आंदोलन, आपने खुद बताया कि किसान आंदोलन चल रहा था और जाट समुदाय के लोग उसमें भाग भी ले रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर सरकार की कोई मंशा में कमी होती, अगर कहीं नौकरियों में पारदर्शिता नहीं होती, तो एक अमुक समुदाय के जिसपे उंगली सब उठाते हैं कि वो भाजपा के खिलाफ है इस समय, उस समुदाय से भी विशेषतः बहुत लोगों को नौकरी लगी, और पलवल से तो खासतौर पर जाट समुदाय के लोगों को भी नौकरी लगी। तो ये बड़ा सीधा प्रमाण है कि हमारी सरकार की नीयत बहुत साफ है और पारदर्शिता से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और साधन बनाए जा रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी एक नया आयोग भी बनाया गया है, जिसमें कि जो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी सर्विसेज पहले लगाई जाती थी, जहां थोड़ी बहुत गुंजाइश होती थी कि किसी की सिफारिश से नौकरी लग जाती, तो उसके लिए भी अब एक आयोग ऊपर बना दिया गया और उसकी भी भर्ती उसके माध्यम से बिल्कुल हरियाणा के सेंटर लेवल पे ली जाएगी। चलिए, उसके परिणाम भी सामने आए। बात आप पलवल की कर रहे थे अभी जी, सबका साथ सबका विकास आपकी पार्टी का नारा है। ये बिल्कुल आपके प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक और विधायक से लेकर पार्षद तक सब इस बात को कहते हैं। बिल्कुल। साथ तो आपका भाजपा ने, जनता ने पूरा दे दिया आपको, 3 विधायक दे दिए पलवल से। जी, विकास के मामले में पलवल पिछड़ गया। देखिए, आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग कि पलवल की योजनाओं को यहाँ से बाहर भेज दिया गया। विपक्ष के लोगों का काम लोगों को बहकाना है, भड़काना है, और हम लोगों का, जो हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के नेता हैं, उनका काम सतत और निरंतर रूप से जनता के विकास के कार्यों के लिए लगा रहना है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पलवल में विकास की कोई कमी है, ठीक है, अभी सरकार पहले 5 वर्ष हमारी रही और अब 2 वर्ष से फिर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जितना काम यहाँ के नुमाइंदे और सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, और काम निरंतर जारी भी है। बीच में कोरोना का भी समय आया 2 वर्ष का, जो पूरा देश जिस प्रकोप को, पूरा विश्व रादर उस प्रकोप को झेल रहा है, तो उस वजह से विकास में कुछ कमी हुई, लेकिन अब दोबारा से उसमें रफ्तार पकड़ रही है। और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, आपने देखा होगा कि पहले फरीदाबाद से कभी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता था सरकार में, लेकिन हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र की भावनाओं की कदर करते हुए हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी को केंद्र सरकार में मंत्री पहली योजना में भी बनाया और दोबारा बनाया। उनके नेतृत्व में भी हमारे क्षेत्र में बहुत तरक्की हो रही है और हमारे क्षेत्र में विकास के निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। अगर आप उसमें देखें तो फरीदाबाद से अगर आप चल के शुरू करें पलवल की तरफ चलना, तो सारे रास्ते जो हैं, पूरे पुल एलिवेटेड पुल बन गए हैं, जिससे कि यातायात में जो पहले दिक्कतें आया करती थी, जाम लग जाया करते थे, वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं। अगर आप पलवल में भी घुसें, पलवल में एंटर करते ही आप देख रहे हैं जो पुल का काम है कितनी जोरों से चल रहा है, और मार्च एंड तक उसको भी जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में दूधोला में जो कौशल विश्वविद्यालय बनाया गया, हमारी सरकार की नीयत ये है कि लोगों को, हमारे युवाओं को सक्षम बनाया जाए। अगर वो दक्ष होंगे, उनमें दक्षता होगी, वो सक्षम होंगे, तो रोजगार के अवसर नए नए पैदा होंगे। इसी मंशा के साथ दूधोला में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी और बच्चे उसमें एडमिशन लिया और उसमें अब दक्ष हो रहे हैं और वो रोजगार के साधन उनके लिए उपलब्ध हो रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, नवोदय विद्यालय हमारे पलवल में बनाया गया। उसके अलावा हमारे बच्चों के खेलों के प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो मैं काम कितने गिनवाऊं, रेलवे के ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये सिर्फ विपक्ष की एक प्रचार है, झूठा प्रचार है, जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहे। विकास के बहुत कार्य किए जा रहे हैं। राजीव जी, ये तो बात हुई देश की, प्रदेश की, स्टेट की, अपने क्षेत्र की हमने आपसे बात की। अब आपकी बात करते हैं। जिले संगठन में आप उपाध्यक्ष के तौर पे कार्य कर रहे हैं जी। कैसा चल रहा है संगठन आपका? देखिए, जो दायित्व जिला संगठन में मुझे दिया गया, तो मैं उसका, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अच्छे से उसका अपना निर्वहन कर रहा हूँ। अपने जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मुझे मिंडकोला मंडल का प्रभारी भी बनाया गया है। तो उस मंडल में भी जो कार्य मुझे पार्टी से सौंपे जाते हैं, जो प्रदेश नेतृत्व से कार्य आते हैं, उनमें भी मैं अपना निरंतर अपने वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर, वहाँ की जनता से मिलकर वो भी कार्य सुचारू रूप से चल रहा हूँ। चाहे उसमें अगर आपने देखा हो, पीछे अभी नेताजी को हमने
याद करने में, जो नेताजी की अभी जयंती आई थी, उस पे पूरे हरियाणा में 7500 जगहों पर नेताजी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पहली बार मुझे लगता है आज़ादी के बाद ऐसा हुआ कि जो नेताजी, जिनको जो उनका श्रेय मिलना चाहिए था आज़ादी में उनके योगदान का, वो हमारे संगठन ने हमारे प्रधानमंत्री जी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस बार ऐसा करके उनको पूरा हर जगह श्रद्धांजलि दी। उसमें हम सबकी ड्यूटी लगी थी। हर गांव में, हर वार्ड में नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई, राष्ट्रगान गाया गया। नेताजी के साथ जो आज़ाद हिंद फौज के कुछ सैनिक थे उस समय के, या जो शहीद थे, उनको याद किया गया, उनको सम्मानित किया गया। इसके अलावा भी तिरंगा यात्रा पहले निकाली गई। हमारी जो पार्टी का मेन मंशा है, जो मोटो है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है जी। जो राष्ट्र से रिलेटेड, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो हमारी पार्टी उसमें पूरी भागीदारी देती है, और हम सब भी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सब कार्य अच्छे से करते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है संगठन में जो मुझे जिम्मेवारी दी गई मैं उसे अच्छे से कर रहा हूँ। तो संगठन और सरकार का चोली दामन का साथ होता है जी। संगठन के बिना सरकार नहीं चल सकती। बिल्कुल। संगठन में रहते हुए अब वापसी क्षेत्र के विकास की बात पे आता हूँ, तो क्षेत्र के विकास में जो आरोप लगते हैं वो ना हो, या जहाँ कहीं कमियां हैं वहाँ काम कराए जाएं, उसमें आपकी भूमिका क्या रह सकती है, उसका कैसे निर्वहन करेंगे? देखिए संजय जी, मेरे परिवार को पहले भी, मैं तो आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं 2 वर्ष का था जब मेरे पिताजी पहली बार पलवल विधानसभा का चुनाव लड़े। उस समय आज़ाद लड़े थे। उसके बाद 1987 में उनको MLA बनने का मौका मिला, साथ में उन्हें कैबिनेट मंत्री रहे। उनकी उम्र उस समय 39 साल थी, मेरी आज 41 साल है। तो हमारे परिवार ने पहले भी यह पूरी अच्छे तरीके से प्रूव किया कि जब हमें जनता ने मौका दिया हमने उसका भली भांति उपयोग किया और जनता की भलाई के सब कार्य किए जो हमें करने चाहिए थे। आज उसके बाद मेरे पिताजी को चेयरमैन बनाया गया। अभी पीछे हैफेड के चेयरमैन भी थे मेरे पिताजी भाजपा सरकार में। तो हम जो हैफेड का चेयरमैन रहते हुए भी हैफेड को प्रॉफिट में लाने के लिए, हैफेड के कार्य को बढ़ाने के लिए, स्टेट में योगदान के लिए जो कार्य कर सकते थे हमने अच्छे तरीके से किए। और युवाओं को रोजगार दिलवाने में भी जो दक्ष लोग थे उनको उनका समुचित साधन मिल पाए, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी ठीक है, मैं संगठन में हूँ, मेरे पिताजी भी संगठन में हैं फिलहाल। तो अगर हमारे लायक तो आज भी कोई काम हो तो मैं तो आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से खुले तौर से बड़े साफ मन से जनता को कहना चाहूँगा, कोई भी कार्य हो हम हर समय जनता के हर सुख दुख में साथ खड़े हैं। और जिस भी लायक होंगे, कोई भी काम अगर हो हमें बताएं, हम अपनी तरफ से आपको पूरा कोई निराशा का मौका नहीं देंगे। आप यह निराश नहीं होंगे कि आप राजीव कत्याल के पास गए और उसने मुझे निराश किया, उसने मेरे काम में रुचि नहीं ली। ऐसा नहीं हो। यानी कि राजनीति में अगली भूमिका के निर्वहन के लिए तैयार हैं। देखिए संजय जी, आप पत्रकार हैं, फंसाइए मत। मैं अभी संगठन का कार्य कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी ने मुझे ये दायित्व दिया है। हाँ, लेकिन मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। जैसे पहले भी हमने अपनी जो भूमिका हमें अगर राजनीति में दी गई थी उसको अच्छे से निभाया था। अगर दोबारा पार्टी ये सोचेगी कि मुझे कोई भूमिका आगे पार्टी इसमें देती है सरकार में, तो मैं उसमें भी अच्छे से निर्वहन करूँगा। और मैं ये और बताना चाहूँगा कि आज भारत युवा राष्ट्र है, भारत युवाओं का राष्ट्र है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में युवाओं की है जी। तो जब युवा लोग आगे आएंगे तो देश का विकास तो होना ही होना है। इसीलिए युवा अपनी शक्ति को पहचाने, रादर युवा राजनीति में और बहुत लोग सब आगे आएँ, अपनी भागीदारी दें। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राजीव कत्याल, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष। अपनी बात बड़ी बेबाकी से इन्होंने हमारे सामने रखी। आने वाले दिनों में देश रोजाना एक जिले की और प्रदेश की किसी राजनीतिक शख्सियत, किसी सामाजिक शख्सियत के साथ सीधी बात लेकर आपके बीच आता रहेगा। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। जमीन अपनी, बजट अपना, पूरा होगा घर का सपना। जी हां, आपका यह सपना साकार होगा हरियाणा सरकार द्वारा मंजूर प्रदूषण मुक्त व शांत वातावरण में सिर्फ एकमात्र गेटेड सोसाइटी अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल में। अवैध कॉलोनी से कम रेटों पर सभी सुविधाओं से सृजित कॉलोनी, जहां आपको हरियाणा सरकार की दीनदयाल जन आवासीय योजना के अंतर्गत मिडिल क्लास के लिए आवास पाने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें अशोका सिटी, सेक्टर 7 नजदीक हुडा, सेक्टर 2 पलवल।
यहाँ आपको 80 वर्ग गज से लेकर 172 वर्ग गज तक के रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स आसान किश्तों पर और तुरंत रजिस्ट्री के साथ ही बैंक लोन, स्टील और 4 फ्लोर बनाने की मंजूरी, 24/7 पावर बैकअप, स्ट्रीट लाइट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 30 फीट चौड़ी पक्की सड़कें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर बूस्टर के साथ वाटर सप्लाई, ओपन जिम के साथ पार्क, 3226 वर्ग गज का सामुदायिक केंद्र, सीसीटीवी के साथ ही साथ 24/7 सिक्योरिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। अशोका सिटी से 5 मिनट की दूरी पर हुडा सेक्टर 2, 10 मिनट की दूरी पर बस स्टैंड, 5 मिनट की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9, 15 मिनट की दूरी पर KMT KGB, 20 मिनट की दूरी पर बल्लभगढ़ मेट्रो, 30 मिनट की दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पर पलवल इंडस्ट्रियल एरिया। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपने सपनों का प्लॉट। कॉल करें 8235060606 पर, 8335060606 पर।